एक कंट्रोवर्सी सुबह से आप देख रहे होंगे जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम आ रहा है। आप भी जानते हैं कि एक्स राज चीफ एएस दुल्लत की एक किताब आई है जिस किताब में उन्होंने बड़े अल्फाजों में ये लिखा है कि जब आर्टिकल 370 हटाया जा रहा था तो तब लोगों के सामने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस चीज को नकार रहे थे, मगर बैक एंड पर जो है इसे सपोर्ट दे रहे थे। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिव साइम मुस्तफ़ा जुड़े हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर है और डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से जो है ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले साइम साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बड़े वक्त बाद आपसे मुलाकात हो रही है। ओवरऑल जो इस वक्त ये सिचुएशन बनी है, एक्स राज चीफ जो बड़ा तजुर्बा रखते हैं, जम्मू कश्मीर की सियासत को बारीकी से देखते हैं, उनकी जानिब से जो उनकी किताब लिखी गई है उसमें बड़े अल्फाजों में 370 का जिक्र भी है और जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी ये लिखा गया है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी ने जो है 370 को बैकएंड पे प्राइवेटली सपोर्ट किया है। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए जावेद साहब, मैं पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं आपको इस चीज़ में ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। मैं चाहता तो इस बात पे मैं आपको काउंटर यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा आपको उस बारे में नहीं बताऊँगा, क्योंकि सबसे पहली बात आपने बोला कि उस किताब में लिखा हुआ है। तो मैं अगर आपसे ये सवाल करूँ कि क्या वो किताब आपने पढ़ी है, तो आप वहाँ पे, मुझे नहीं लगता आपने वो किताब पढ़ी होगी। तो आप ये अपने अल्फाज वापस लें। चलिए, होता है, कोई बात नहीं। सुबह से ये कंट्रोवर्सी चल रही है तो बोला जा रहा है किताब में लिखा है, किताब में लिखा है, तो आपने भी वही वर्ड्स दोहराए कि किताब में लिखा है। देखिए, किताब में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है। अब आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि क्या मैंने वो किताब पढ़ी है। बिल्कुल मैंने वो किताब नहीं पढ़ी है। लेकिन देखिए, जब सुबह से ये चीज़ चल रही थी, जो ये सिलसिला चल रहा था, मतलब जिस तरीके से जर्नलिस्ट दौड़ रहे थे इस न्यूज़ के पीछे, तो उसके बाद आपने देखा होगा अभी शाम को सनम एजाज साहब जो एक जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ एएस दुल्लत साहब की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो सनम एजाज साहब खुद अपने पेज पे वो रिकॉर्डिंग अपलोड करते हैं। उस रिकॉर्डिंग में बिल्कुल दुल्लत साहब को ये सवाल कैटेगोरिकली पूछा गया है कि दुल्लत साहब आप बताइए कि ऐसे आपने अपनी किताब में लिखा हुआ है। दुल्लत साहब वहां पे फरमा रहे हैं कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी अपनी किताब में नहीं लिखा है। इनफैक्ट जब उनको सनम एजाज साहब पूछते हैं कि आपने ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है जो सुबह छपा है, बिल्कुल, और उसके रिगार्डिंग ये कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और उसका जवाब जो दुल्लत साहब दे रहे हैं, वो ये जवाब दे रहे हैं कि वो ये वर्ड्स यूज कर, मैं ये वर्ड्स नहीं यूज करना चाहता, लेकिन दुल्लत साहब के अल्फाज हैं कि ये हिंदुस्तान टाइम्स की बदमाशी है। बदमाशी के तहत वो ये चीज कर रहे हैं कि उन्होंने फारूक साहब के रिलेटेड ऐसा छापा है, जबकि वो किताब अब कश्मीर आ चुकी होगी शायद। आप वो किताब पढ़े, वो उनसे बात करें, आप वो किताब पढ़ें, और उस किताब में साफ अल्फाज में मैंने किसी जगह ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है, कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया है कि फारूक साहब ने कहीं साइलेंटली 370 पे सपोर्ट किया था बीजेपी का। इनफैक्ट वो वहां पे ये चीज कह रहे हैं कि फारूक साहब बहुत ज्यादा दिल मलूल थे। फारूक साहब जब मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर से 2 दिन पहले मिला था। उन्होंने मुझसे ये चीज तक का इजहार भी नहीं किया, बिल्कुल भी इस बात का कोई इजहार नहीं किया, कम से कम बोल ही देते वहां पे। उन्होंने बोला भी नहीं, मुझे किसी भी चीज का कुछ पता नहीं था, हमें तो ये बोला गया था कि सब कुछ ठीक है। ये दुल्लत साहब के अल्फाज हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो दुल्लत साहब उसमें, उस रिकॉर्डिंग में पूरी तरह से, आप सुने, मुझे नहीं लगता शायद आपने वो सुनी है, आप वो सुने सनम एजाज साहब, डिलीट हो गई है। नहीं, वो रिकॉर्डिंग वापस उन्होंने कर दी है अपलोड वहां पे। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। आप देखिए जावेद साहब, अगर सुबह से ये चीज हर कोई जर्नलिस्ट, हर किसी सोशल मीडिया के पेज पे जितने सारे यहाँ पे जर्नलिस्ट थे, वो यहाँ पे चला रहे थे कि देखिए जी ऐसे है, बरहक है, अगर ऐसी कोई बात थी तो कोई बात नहीं, वो सामने आए तो अच्छा है, कोई बात। लेकिन अब अगर दुल्लत साहब उस चीज का खुलासा कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस टाइम पे वो जर्नलिस्ट कहां हैं, वो इस टाइम पे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं उन रिकॉर्ड। चंद कुछ एक दो मैंने देखे, अभी मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, कुछ मैंने देखे जो इस चीज की सच्चाई के साथ सामने आए हैं कि नहीं जी, ऐसी बिल्कुल भी जो ये अफवाह सुबह से फैल रही थी, ये बिल्कुल गलत है। और गलत किसने इसको करार दिया? ये खुद एएस दुल्लत साहब ऑडियो रिकॉर्डिंग जो सनम एजाज साहब अपलोड करते, अभी अभी बिल्कुल ये आधा 1 घंटे पहले का वाकया है। तो अगर सुबह से ये बात फैल रही थी कि नहीं जी ऐसा हुआ है, तो अब जाके क्यों नहीं जर्नलिस्ट आगे आ रहे हैं? देखिए, या तो आप ये कहें
कि जितने सारे वहां पे सोशल मीडिया के जो है, जो इस टाइम पे इस कंट्रोवर्सी को दूर नहीं करना चाहते, या तो ये पेड एजेंट्स हैं। अब किन के हैं तो वो बोलने की जरूरत नहीं है, वहां पे कोई एक नाम दो नाम नहीं है, वहां पे एक लिस्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, मेरा आपने मुझसे सवाल पूछा, बिल्कुल पूछा। तो वो बेसिकली दुलत साहब ने खुद क्लियर कहा कि फारूक साहब को बिल्कुल किसी चीज का नहीं पता था। फारूक साहब खुद मुझे बोल रहे थे कि मैं तो 2 दिन पहले मिला था, मुझसे तो तज़किरा भी, तो मुझे आप तो बोला मानते हैं गया, कि ठीक है। किताब में कोई जिक्र नहीं हुआ है इस रिलेटेड? जनाब, मैं कह रहा हूं, दुलत साहब खुद कह रहे हैं और वो अल्फाज यूज कर रहे हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स की बदमाशी है ये। जी। और वो खुद कह रहे हैं कि जब किताब कश्मीर आएगी, इनफैक्ट आई भी होगी, तो आप किताब में पढ़ लीजिए। वो सनम एजाज साहब के साथ ये बात कर, तो उनको आप मानते हैं कि जिन्होंने ये रिपोर्ट छापी है उन्होंने कोई डीप इन्वेस्टिगेशन नहीं की है इसको लेकर? देखिए, एक कॉन्स्पायरेसी है, आपको खुद पता है इस टाइम पे जितना सारा मीडिया है जिसको आप गोदी मीडिया का नाम दे रहे हैं, आप देखिए उन्होंने कौन सी कसर बाकी रखी है। यहाँ की ही बात नहीं है, आप अगर सेंटर में भी बात करें, आप अगर किसी भी स्टेट में बात करें जहां पे बीजेपी नहीं है, वहां पे भी आप देखिए गोदी मीडिया किस हिसाब से वहां पे कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रही है उन पार्टीज को जो अगेंस्ट बीजेपी लड़ रही हैं, उनको डिफेम करने के लिए। तो ये कोई नई बात नहीं है, हिंदुस्तान टाइम्स कोई ऐसी चीज छाप रहा है। और जब दुलत साहब ये अल्फाज यूज कर रहे हैं कि बदमाशी उनकी है, तो वो थोड़ी ना कोई ऐसे बच्चे हैं या ऐसे गैर क्या कहते हैं उसको, जिनको आप कहेंगे कि जिनको किसी चीज का पता नहीं है और वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। देखिए, उन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो अगर अपनी बात का दावा कर रहे हैं कि ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, ये कॉन्स्पायरेसी है टू डिफेम द नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो यहां पे आप देखिए कि जब खुद ही बंदा बोल रहा है जिसके खिलाफ आप कह रहे हैं कि उनने अपनी किताब में छापा है, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई क्लैरिटी की वहां पे बात है। और खैर, जिस तरीके से इस वक्त ये कंट्रोवर्सी चल रही है, कई सारे ऐसे अपोजिशन में लीडर्स हैं, कश्मीर के जितने भी अपोजिशन में, चाहे वहीद रहमान पर्रा हैं या फिर इसी के साथ सज्जाद लोन साहब हैं, उनकी जानिब से भी जो है बड़े पैमाने पे इस बात का खुलासा किया गया कि घर के बंदे थे। जब भी दावत वगैरह होती तो एएस दुल्लत को जो है डॉक्टर फारूक साहब बुलाते थे, बातचीत होती थी, तो उनको कई सारे राज उनके पता होंगे, इसलिए उन्होंने छाप दिया होगा। देखिए, मैं आपको वही बात बता रहा हूं, आप मेरा पॉइंट समझिए कि जो भी इल्जाम इस टाइम पे लग रहे हैं, अभी 1 घंटा पहले तक अगर 2 मिनट के लिए उस चीज को सच माना जाता, लेकिन दुलत साहब सामने आ रहे हैं। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, ताल्लुकात सबके यहाँ होते हैं, सेंटर के साथ किसके ताल्लुकात यहाँ पे नहीं होते? ताल्लुकात के बगैर यहाँ काम कौन कर सकता है, आप मुझे बताइए। और रही बात इस टाइम पे, अगर लास्ट टाइम पे आप खुद देखें, आपने अभी जिक्र किया कि पीडीपी का, तो पीडीपी लास्ट टाइम पे आप देखिए इफ्तार पार्टी जो अरेंज वहां पे की, वहां पे फारूक साहब को भी इनवाइट किया गया, वहां को उमर साहब को भी इनवाइट किया गया। अगर इतना आपको लग रहा है कि इतनी ज्यादा ये चीजें हुई हैं खराब उनकी वजह से, एक साइड से आप उनको इफ्तार पे बुला रहे हैं, अब आप वहां पे कहेंगे कि नहीं, दिस इज अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो अगर आपने मुझसे सवाल पूछा कि दुलत साहब का एक रिलेशन, सो वी कैन टेक इट एज वेल दैट इज ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिक्स, देयर कैन बी अ पर्सनल रिलेशन, किसी के साथ भी होता है, मेरे भी हैं सियासत के या ऑपोजिशन में भी अगर कोई लोग हैं जिनके साथ ताल्लुकात हैं, मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं, इन 4-5 सालों में मुश्किल जो दौर था उसमें कहा, आज वो दूसरी पार्टीज में है, तो उसका मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ यहाँ पे कनेक्शन में नहीं आए, एक दूसरे के साथ हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो ताल्लुकात हो सकते हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है? तो उस बात को रिलेट करना कि ताल्लुकात थे और आपने 370 पे यहाँ पे सपोर्ट किया, और वही इंसान आगे आके कह रहे हैं कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बताइए उनसे ज्यादा क्या है? अब देखिए, अब अगर आपको लग रहा है नहीं कहीं पे ये चीज है, आप किताब मंगवाइए, वो फैक्ट बाहर निकलवाइए, मीडिया के सामने वो आ जाएगा, जल्दी सच आ जाएगा अपॉन द फैक्ट्स। बिल्कुल। एक तो होता है आप हवाई तीर चलाएं। देखिए, यहाँ पे क्या हो गया है कि जो भी कोई बात बोलती है, अफवाह जल्दी फैल जाती है, तोहमतें जल्दी लग जाती है, फैक्ट्स पे कोई बात नहीं कर रहा है। अगर फैक्ट है, आप किताब सामने लाइए, किताब को सामने रखिए, वो मंजरे आम हो जाएगा, वो हो जाएगा, सीधी सी बात है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप सामने रखेंगे ये जनाब ये किताब है, दुलत साहब का भी दावा गलत है, बात समझिए, हिंदुस्तान टाइम्स की बात सही है, तो वो बात सामने आ जाएगी। जब उस मसले पे भी बात होंगे, अब आने वाला वक्त बताएगा कि किताब में क्या कुछ छपा है। अब आगे बढ़ते हैं, असेंबली की बात करेंगे। इस बार करीबन काफ़ी वक्फे बाद, बड़े अरसे के बाद जो है जम्मू कश्मीर में एक अपनी असेंबली लगी, जिसमें पीडीपी की जानिब से कई सारे प्राइवेट मेंबर बिल सामने रखे गए। मगर अफसोस की बात है कि उन प्राइवेट मेंबर्स बिल के बजाय कोई भी बिल जो है कहीं ना कहीं उस लेवल से आगे ऑन टेबल नहीं आया, क्योंकि हंगामा इस कदर था असेंबली में। सो कैसे देखेंगे इस पूरे मामले को, चाहे वो वक्फ तरमीमी बिल हो या फिर पीडीपी की जानिब से जो दावे किए हों? देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि हंगामा इस कदर, हंगामा कर कौन रहे थे? पहले आप इस बात पे ध्यान दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो रूलिंग पार्टी है, वो तो हंगामा करेंगे नहीं किसी बात को लेकर। वक्त तरमीमी बिल पर उनका ही था। नहीं, आप मेरी बात, आप स्टेप वाइज आगे आइए ना, आप जंप नहीं कीजिए। नहीं, जंप नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपने पहला बोला कि वहां पे क्या कहते हैं, हंगामा किया। बिल्कुल, हंगामा आप भी देख रहे थे, हंगामा कौन कर रहे थे? हंगामा वो लोग कर रहे थे। आप देखिए,
आपने इस टाइम पीडीपी का भी सवाल पूछा, मैं आपको एक फैक्ट बात बता देता हूं, ठीक है? ये जो मुश्किल हालात है ना, इस मुश्किल हालात में कुछ लोगों ने लड़ा है बीजेपी के खिलाफ, आप बात समझ रहे हैं? उसमें मैं भी एक नाम हूं। आपको शायद इस चीज का इल्म है, मैं आज यहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसे ही नहीं बैठा, मैंने हालात देख के यहां पे आया हुआ, और मैंने स्ट्रगल करके, जो 5 साल है मैं किसी कुर्सी पे नहीं था, मैं बीजेपी की झोली में नहीं था, मैं बीजेपी की गोद में बैठ के बातें नहीं करता था। अगर आप देखिए उस टाइम पे, उस मुश्किल हालात में, जो 370 पे आज यहां पे बातें कर रहे हैं, जो बीजेपी की झोली में बैठे हुए थे, जो कह रहे हैं आपने 370 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर आप देखिए, मैं नहीं, आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग माई सेल्फ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, आप देखेंगे पूरा 2019 से लेके अभी तक एक जलसा हुआ है जिसपे 370 पे नारेबाजी हुई है। वो जलसा साई मुस्तफा का जलसा था, मेरे घर पे बाहर हुआ था, जिसमें हजारों की तादाद में लोग थे। आज मैं आपको ऑन कैमरा कह रहा हूं, मैंने आज तक ये बात किसी को कही नहीं है, मुझ पे कम से कम 7 FIRs लगे हैं, बात समझ गए? मुझे सुबह 10 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक SIM में एजेंसीज में बिठाया जाता था, मुझे उस चीज के रिलेटेड कितना प्रेशराइज करता था। मेरा जवाब एक ही था कि साई मुस्तफा का रिजिक, ये मैं आज कैमरा के सामने बता रहा हूं, ठीक है? आज तक नहीं बोला है, ये मैं ऑन कैमरा आपको बता रहा हूं कि मेरा जवाब होता था कि साई मुस्तफा का रिजिक अगर जेल में रखा होगा अल्लाह ताला ने, मैं उस चीज के लिए तैयार हूं। मैं किसी चीज के डरने वाला, आपकी इन जो भी आप कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं, नहीं किसी से भी डरने वाला हूं इन चीजों में, बात समझ रहे हैं? उसके बाद क्योंकि मुझे पता था मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बात करता हूं, मैं अपने हक की बात करता हूं। बहुत सारों ने तब ये भी बोला नहीं जी पीछे से कुछ बैकिंग थी, तब जाके ये हुआ। मुझ पे FIRs लगे, मैं आपको कॉपीज दिखाऊंगा, अगर आप चाहते हैं मैं आपको कॉपीज अभी ऊपर अपने कमरे में जाके दिखाता हूं आपको, वो चीजें कितनी मुश्किल मेरे लिए थी, कितना मुश्किल दौर मेरे लिए वो चीज गुजरा। लेकिन उस दौरान जो बीजेपी की गोद में बैठे हुए थे, बात आप समझ रहे हैं, जो बीजेपी के साथ उठते बैठते थे, पहले तो वो पीडीपी में थे, उसके बाद जो कि एक बिट्रेयल करके वो बाहर आए थे, उसके बाद किसी और पार्टी में चले गए, फिर उनको पता चला बीजेपी का यहां पे ढंका बज रहा है, तो उनके साथ साथ उठते बैठते थे। मेरे सामने ये चीजें हुई हैं, ठीक है? उसके बाद जब आज जाके उनको फिर से लगा अब बीजेपी में कोई स्कोप नहीं रहा है, अब बीजेपी यहां पे कश्मीर में एक भी सीट नहीं जीत पाई है, अब जाके वो वापस कहां रुख कर रहे हैं? अपना पीडीपी में जाके। अब मैं आपको यहां पे पूछता हूं, आप पीडीपी वालों से सवाल पूछिए, मैं आपको नाम भी बताऊंगा, इसमें कोई ऐसी बात बता नहीं दीजिए। सुनिए सुनिए, मैं आपको नाम भी बताऊंगा। आज वो क्रिटिसाइज गवर्नमेंट को कर रहे हैं बीजेपी के रिलेटेड, 370 के रिलेटेड, जो हाथों में हाथ डाल के इन 5 सालों में बीजेपी वालों के साथ घूम रहे थे, उसमें कुछ नई एंट्रीज हैं। आप पीडीपी को पहले ये बात बताइए कि आप मुझे बताइए, जो भी बीजेपी में इन 5 सालों में जिन्होंने ऐश किए, जिन्होंने प्रोटोकॉल यहां पे एंजॉय किया, आपने अपने पार्टी के दरवाजे उन लोगों के लिए खुले क्यों रखे? बात किसकी कर रहे हैं आप मुझे बताइए, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई भी ऐसा बंदा आया पिछले 5 सालों में जो बीजेपी का प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहा था? एक नाम आपके पास नहीं होगा, बात समझ रहे हैं? पीडीपी के दरवाजे क्यों खुले हैं इन लोगों के लिए जो पिछले 5 सालों में यहां पे एंजॉय प्रोटोकॉल कर रहे थे, जो पीडीपी की, जो बीजेपी की गोद, जिन्होंने रीसेंट इलेक्शंस लड़े उस बेसिस पे एक ऐसी पार्टी में जिसको बैकिंग पूरी तरह से बीजेपी कर रही थी वहां से, और अभी इलेक्शन खत्म हुए 3 महीने भी नहीं हुए, अब उनको लगा नहीं वोट बैंक कहां पे है, वोट बैंक अब कहां की ओर जा रहे हैं। जैसे इसमें अगर मैं भी इल्जाम लगाना चाहूं तो मैं ये इल्जाम यहां पे लगा सकता हूं कि अब बीजेपी को समझ आ गया कि कश्मीर में कोई और रास्ता नहीं बचा है, इंडिपेंडेंस के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, अब क्या करें काम? नेशनल कॉन्फ्रेंस को गिराने के लिए हम कोशिश करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को गिराने के लिए अब जितने सारे हमारे ये पालतू वहां पे जितने सारे थे जिनको हम प्रोटोकॉल्स उनको बोले आप जनाब पीडीपी में जाओ, क्योंकि थोड़ा बहुत वोट बैंक है, उसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, अगेंस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस हम लोग इलेक्शंस लड़ेंगे और क्या करेंगे काम, पीडीपी को यहां से फिर से जिताएंगे, देन वील अगेन फॉर्म द गवर्नमेंट विद द पीडीपी। ये मैं भी इल्जाम लगा सकता हूं, क्योंकि वहां पे ऐसे नाम हैं, वो हर किसी को पता है, देखिए पब्लिक जानती है, पब्लिक यहां पे सुन रही है, ऐसे नाम वहां पे हैं जो इन 5 सालों में बीजेपी की गोद में रहे हैं, जिन्होंने हु हैव एंजॉयड द प्रोटोकॉल ऑफ बीजेपी फॉर दीज 4 और 5 इयर्स। बट मौसम बदलने की तारीफ करना, शॉल यहां से दिल्ली ले, सुने मैं आपको कह रहा हूं, पहले मैंने आपको कहा आप जंप करते हैं, मैं अभी आपने एक और मुझसे इसमें सवाल पूछा था। देखिए बात क्या है, बात ये चीज है कि जब वो बंदे वहां घुस रहे हैं, आज वही बंदे जो बीजेपी के अंदर थे, जिन्होंने सपोर्ट तब इस चीज को किया था, जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में इनके साथ थे, आज वो बंदे यहां पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नहीं जी आपने वो नहीं किया, आपने ये नहीं किया। आप बताइए जब आप गवर्नमेंट में थे आपने तब किया? आप मुझे बताइए जब आप 370 का मसला हुआ आप तब पीडीपी भी छोड़ के चले गए, आप पीडीपी में छोड़ के चले गए, तब आप पीडीपी के खिलाफ बोलते थे, बात आप समझ रहे हैं? तब आपने मोदी जी की तारीफें की, तब आप बोलते कि नहीं जी पीडीपी खराब है, वो मसला है। और आज जब आपको कहीं पे कोई चीज नहीं लगी, आप फिर से आज उठ के कहां जा रहे हैं?
वापस पीडीपी में जाए। मुझे खुदारा आप उनसे ये जाके सवाल, मुझे जवाब ना दे आर नॉट आंसरेबल टू मी। आप उनको जाके सवाल पूछे कि उनके लिए आपने दरवाजे क्यों खुले रखे हुए हैं जो अभी तक प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे थे पीडीपी का, ये ना बीजेपी का। ये बात है। रही बात, आपने एक और सवाल वहां पे पूछा था सजाद लोन साहब, मुझे बताइए सजाद लोन साहब यहां पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि नहीं जी बीजेपी को शॉल दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। मुझे बताइए बीजेपी के कोटा में वहां पे मिनिस्टर कौन थे? सजाद साहब तो अपनी पार्टी से लड़े, पीपल्स कॉन्फ्रेंस से। एक बंदे को कहां से मिला, मुझे आप बताइए, एक बंदे को वहां पे कहां से मिनिस्ट्री मिली? बात समझ रहे हैं? और यहां पे मैं एक पॉइंट आपको बताता हूं, जो वो कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी की झोली में है, वो है जी नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये है, आपने कहा जुनैद अजीम मत्तू साहब का इंटरव्यू सुना? बिल्कुल। जुनैद अजीम मत्तू साहब एक क्रिटिक है इस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, ठीक है ना? आपने उनका इंटरव्यू सुना? उस इंटरव्यू में बाज़ाबिता जुनैद अजीम मत्तू साहब ने यह बात कही कि 2014 में बीजेपी ऑफर कर रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि उन्होंने कहा हमारी अंडरस्टैंडिंग पीडीपी के साथ नहीं है, हम आपके साथ अंडरस्टैंडिंग में गवर्नमेंट बनाएंगे। जहां पे उन्होंने कहा, उमर साहब ने कैटेगोरिकली इनकार किया। और इनफैक्ट कुछ एमएलएज ने यह भी कहा था कि मे बी हमें सोचना चाहिए। तो उमर साहब ने कहा था कि मैं अपने आप को जलील तुम्हारी बोलेरो के लिए नहीं करूंगा, यू शुड गो विद दीज इंटरव्यूज। आप देखिए, कल आपने शायद देखा हो। तो ये वो बंदा बता रहा है जो एक मेयर था, किस गवर्नमेंट में? बीजेपी की गवर्नमेंट में एक मेयर था। और वो मेयर साहब कल कह रहे हैं कि हां जी यहां पे 2014 में, और तब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, उमर साहब के बहुत क्लोज थे, और उन्होंने तब कहा कि ऑफर आया था बीजेपी की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उमर साहब ने वो ऑफर रिफ्यूज कर दिया। देखिए हम लोगों का क्या प्रॉब्लम है, हम एक पोस्ट किसी जगह देख जाते हैं, हम उसके पीछे फिर दौड़ जाते हैं, लेकिन फैक्ट्स जो होते हैं, आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस शोशे नहीं है कि वो है ये है, हमने मीडिया कहीं करप्ट नहीं करके रखा हुआ जैसा बाकी पॉलिटिकल पार्टी, मुझे नाम भी मीडिया वालों के याद है किस हिसाब से क्या है, कौन किसकी इस पे काम कर रहा है। लेकिन आप देखिए, अगर उस टाइम पे उमर साहब नकारते हैं, गवर्नमेंट बनने के लिए तैयार थी, बीजेपी खुद ऑफर दे रही थी, उमर साहब एक एमएलए को कह रहे हैं मैं तुम्हारी बोलेरो के लिए खुद को आवाम के सामने नहीं बेचूंगा, एक रिफ्यूज कर दिया। और वहां पे सामने कौन आई? वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने कश्मीरियों से वोट लिए, किस बेसिस पे? किस बेसिस पे वोट लिए? कि बीजेपी को बाहर रखना है। सुने मेरी बात जावेद साहब, कश्मीरी ने तब डेवलपमेंट के लिए वोट नहीं दिया, कश्मीरी ने तब नौकरियों के लिए वोट नहीं दिया, कश्मीरी ने तब स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर या हॉस्पिटल स्कूल्स के लिए वोट नहीं दिया। कश्मीरी ने सिर्फ एक चीज के लिए वोट दिया, वो वोट दिया कि बीजेपी को हमसे बाहर रखें। आप मुझे बताइए कौन सा फैक्ट जस्टिफाई करता है वहां पे कि आप लोगों को यह बता रहे हैं कि नहीं जी हमने आपका सोचा और आपकी सोचने के लिए हमने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। मुझे बताइए ये फैक्ट आप मुझे क्लियर कीजिए। अगर आप पब्लिक आपको वोट दे रही है, आप पब्लिक को सिर्फ वोट मांग रहे हैं इस बेसिस पे कि हमें बीजेपी को बाहर रखना है, ठीक है, और वही पब्लिक को आप कल को जस्टिफाई कर, नहीं हमने आपके लिए किया, हम तो बोल रहे हैं हमें चाहिए ही नहीं, पब्लिक तो बोल रही है हमें चाहिए, हमें स्कूल नहीं चाहिए, हमें कॉलेज नहीं चाहिए, हमें नौकरियां नहीं चाहिए, बस बीजेपी को बाहर रखें। क्या आपने पब्लिक की मैंडेट की इज्जत रखी? नेशनल कॉन्फ्रेंस को गवर्नमेंट बनाए हुए 6 महीने हुए, आप उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने दावत दी नेशनल बीजेपी को, आप आइए सेक्रेटेरिएट में घुसिए और यहां पे देखिए क्या क्या चीजें हैं और आप आराम से जो अपना काम है वो आराम से करें। बाद में जो हालात हुए वो आपको खुद पता है। अब देखिए मसला क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये सोचता है वहां पे चलिए अब जो हो गया, आपसे गलती हो गई, जो भी हो गया, लेकिन कम से कम इस टाइम पे तो आप सपोर्ट करें उस चीज का, इस टाइम पे तो गवर्नमेंट का सपोर्ट करें, एटलीस्ट अभी स्टेटहुड के लिए ही तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करें उस चीज में। अगर आपको लगता है कहीं लूप होल्स है, आप गवर्नमेंट का सपोर्ट करें। आप ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे बैठ के पता नहीं क्या उठा। और रही बात आपके मैनिफेस्टो की, उमर साहब ने आपको खुद ये बात कही कि अगले 5 साल में मैं सारे मैनिफेस्टो जो मैंने दिया है वो मैं पूरा करके ही दम लूंगा। अभी 6 महीने गुजर गए हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो हम लोग फेरेंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस या उबर साहब फेरेंगे तो सारे एकदम से बिल्डिंग्स खड़ा हो जाएंगे? वादा भी तो 6 महीने का किया था। किस चीज का? 3 महीने के अंदर जो है नौकरियां दी जाएंगी, 3 महीने के अंदर गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, 3 महीने के अंदर राशन दिया जाएगा। ये तो सरेआम वादा था। आप मुझे बताइए 3 महीने में एक जगह मैनिफेस्टो का कहां पे हुआ था कि 3 महीने में सारी नौकरी, मतलब इज इट पॉसिबल 3 महीने में कोई 1 लाख नौकरियां देगा? 1 लाख नहीं, आप मानिए 1 साल में 1 लाख कहा गया था। तो अभी साल थोड़ी ना गुजरा है, आप 6 महीने तो हो गए, 50,000 नौकरियां आनी चाहिए। क्यों ना 11 महीने और 25 दिन हो जाए।
आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। मतलब इट सुनिए, मींस सुनिए, कि सुनिए, 5 साल नहीं, में नहीं, आखिरी जो दिन नहीं, होगा उस दिन पे सब दिया अगर जाएगा। मिल जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है आपको? अगर आप, हमने कहा है, अगर हमारे मैनिफेस्टो में है, जी। अगर 5 साल के आखिरी दिन में भी हो जाता है, कम से कम हो तो रहा है ना। हम जो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए निकलेंगे, इतना तो बता सकते हैं ना कि जो हमने बोला था वो हमने किया है। आप ये नहीं बता सकते कि आपने 6 महीने में क्यों नहीं किया, 5 साल में क्यों नहीं किया। गारमेंट 5 साल चलती है मेरे भाई। 5 साल जब गारमेंट चलती है, एक स्टेप वाइज होते हैं। देखिए अभी इतने सारे काम हैं जम्मू कश्मीर के, एक बजट में आपको लगता है सारे काम होंगे? अभी एएवाई पे फॉर सपोज यहां पे बड़ा हंगामा हो गया कि नहीं जी वादा तो था सबका, तो आपने एएवाई, देखिए अगर आज एएवाई का हो रहा है, हम उम्मीद यहां पे रख रहे हैं नेक्स्ट ईयर जो कि है बीपीएल वालों का भी हो जाए, तीसरे साल या चौथे साल ये उम्मीद रखेंगे जितने सारी कैटेगरी में आते हैं, जितने सारे क्या कहते हैं इसको, जम्मू कश्मीर के अवाम है उनका भी हो जाए। अब धीरे धीरे तो हो रहा है ना। अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी एक साथ में बैठ जाए सीएम, बोले ये भी फ्री, ये भी फ्री, ये भी फ्री, यार थोड़ा तो सेंस बनता है। और एक और बात, उमर अब्दुल्ला साहब खुद चीफ मिनिस्टर नहीं बने हैं। उमर अब्दुल्ला साहब यहां पे नॉमिनेटेड नहीं है, वो इलेक्टेड हैं। आप बात समझिए। और वोट किन्होंने किया है? वोट किया है पब्लिक ने, एतमाद किया है पब्लिक ने। बात आप समझ, किसी की मेहरबानी, किसी की खैरात की वजह से नहीं है, पहले अल्लाह ताला की वजह से और दूसरा पब्लिक की वजह से। और वो पब्लिक पूरे एतमाद में है। अब उस पब्लिक को हटा के कुछ 2-3 लोग खड़े होके आपको, जिनका काम ही इतना ही है कि हम गारमेंट को कैसे करें, क्योंकि वो सोच रहे हैं शायद ये गारमेंट गिर जाएगी, हम लोग आके फिर से जाके सरकार वहां पे बना लेंगे, जो कि वो तैयार भी थे। आपने शायद सुना होगा जब इलेक्शन चल रहे थे, आपको याद है पीडीपी ने वहां पे क्या कहा था जब रिजल्ट आने वाला था? बिकॉज दैट वाज एन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इतनी अक्सरियत थी। खैर आपने मुझसे सवाल भी वहां पे पूछा था कि कितना, मैंने कहा था 35 से नीचे नहीं जाएंगे, जबकि आधे 20 गिन रहे थे, 22। तो आपने कहा था आप दावा कर रहे हैं, मैंने कहा मैं दावा सीना ठोक के बोलता हूं 35 से नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, उस टाइम पे आपको याद है जब थोड़ा बहुत एग्जिट पोल में दिखाया नेशनल कॉन्फ्रेंस कम जा, पीडीपी ने उसी टाइम आपको लगता है क्या किया? उसी टाइम पे बयानबाजी आ गई शुरू, हम सोचेंगे कि गारमेंट फॉर्मेशन में सपोर्ट करें या ना करें, किसको करें। इशारा उधरी था मेरे भाई, इशारा उधरी था। तो आज जाके अगर आप यहां पे देखिए, पीडीपी ने यह भी इल्जाम लगाया कि सकीना युतुजी यहां जाती हैं हॉस्पिटल, वहां पे डिस्टर्ब कर रही हैं स्टाफ को, वहां पे डॉक्टर्स को मतलब खुदा के वास्ते आप मुझे बताइए, इसमें कोई इंटेलेक्चुअल तबका नहीं चाहिए इस चीज को सुनने के लिए या समझने के लिए। इसमें एक आम इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, अकल दी। आम इंसान भी सोच सकता है एक मिनिस्टर अगर चेक्स एंड बैलेंसेस रख रहा है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, स्टाफ आ रहा है, वो वहां जा रही, मतलब इज इट अ काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस टुवर्ड्स द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ डॉक्टर और स्टाफ? मतलब वो नहीं रखे चेक्स एंड बैलेंस, उस पर भी आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यार खुदा के वास्ते आप उस बात पे क्रिटिसाइज करें ना जो बात जेन्युइन होगी। मतलब ये मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं, और मैं पब्लिक को भी ये कहता हूं कि इंशाल्लाह ताला आप उम्मीद रखिए, आपने वोट दिया है, कोई खैरात से नहीं बना है। अच्छा खैर, एक और सवाल रहेगा। जब हमें भी याद है कि जब आपने ज्वाइन किया था, तमाम जितने भी गांधरबल के नौजवान यूथ है या फिर बाकी जितने भी लोग हैं आपके साथ इस सफ़े में शामिल हुए थे और आपने अपने घर पर जो है वो ज्वाइन किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज डिस्ट्रिक्ट गांधरबल, जब कॉन्स्टिट्यूंसी गांधरबल की बात की जाती है तो एमएलए खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है। सो कैसा चल रहा है माहौल ओवरऑल, क्या सिचुएशन है और क्या कुछ डेवलपमेंट्स इस वक्त में की गई है? देखिए डेवलपमेंट्स के बारे में आपको मैं बताऊं, डेवलपमेंट्स कब होती है? जब आपके पास पैसा हो और वो पैसा आप यूटिलाइज ऑन ग्राउंड करें। ठीक है, बिल्कुल। अभी बजट कब पास हुआ? हाल ही में, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ बजट पास। तो बजट में वो चीजें रखी गई हैं। अगर आप मुझे डेवलपमेंट आने वाले 6 महीने में पूछे तो मैं आपको गिनवा दूंगा। अभी पैसा नहीं, कोई भी चीज नहीं, तो कोई जेब से तो नहीं लगाएगा। किसी के पास तो वो अलादीन का चिराग तो है नहीं कि वो चिराग यहाँ पे रगड़े और वहां पे जिन आ जाए, वो बोले बनाओ जी यहाँ पे बिल्डिंग, यहाँ पे हॉस्पिटल, यहाँ पे ग्राउंड। तो वो चीजें रखी गई हैं। आप खुद देखेंगे 6 महीने के बाद आप मुझे सवाल पूछें, अगर मैं नाकाम हो गया आपके जवाब देने का, तो जो आपकी सजा होगी मैं वो कबूल करने के लिए ऑन कैमरा तैयार हूं। बात सजा मैं नहीं, सजा लोग जरूर दे, आप लोग ही है ना। देखिए आई कंसिडर यू अमंग द मासेस ना, आप भी तो उसी में से हैं। अगर मीडिया, लेकिन कश्मीर की आवाम है ना, अगर वो हक नहीं रखते तो मैं आपको इंटरव्यू नहीं देता, बिकॉज आई बिलीव आई एम आंसरेबल टू यू। आप मुझसे चाहते हैं पूछना, मैं आपको पूछ रहा हूं, आप बात समझ। तो अभी जब बजट पास हुआ है उसमें वो चीजें रखी गई हैं, बिल्कुल मशवरा ब्लॉक प्रेसिडेंट से किया गया है। आपने गांधरबल के रिलेटेड पूछा, ब्लॉक प्रेसिडेंट ने लिस्ट दिया है कहां पे क्या होगा। अब देखिए रातों रात चीजें नहीं होगी, धीरे धीरे होंगी। आप देखिए
देखिए आने वाले और 6 महीने में जो बजट पास हुआ है, कम से कम पैसा आने के बाद, आई एम यूजिंग द अनऑफिशियल लैंग्वेज बजट का, कि पैसा आने के बाद अब 6 महीने का टाइम तो दीजिए ना कि वो पैसा हम लोग कहीं पे यूटिलाइज करें। तो जब वो चीज होगी आप तब आइए, आपको खुद डेवलपमेंट वहां पे नजर आएगी। खैर, एक और सवाल है जो पूरी डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की आवाम जानना चाहती है, क्योंकि आपने हर एक वो मुमकिन कोशिश की, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया और हर एक सफ़े में खड़े रहे। तो आज लोग ये पूछ रहे हैं कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो साइम मुस्तफ़ा को इग्नोर कर रही है, किसी सफ़े में शामिल हो नहीं रहे और कहीं ना कहीं जो है दूरियां इख्तियार कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस साइम मुस्तफ़ा से। क्या ये बात सही है? मैं छोटी सी एक एग्जांपल आपको देता हूं। मुझे लगता है कि वो कह रहे हैं कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। परसों की डेट में यहाँ पे वुरपश आपका गांव है, वहाँ पे एक आग लगी हुई थी, तो उनका सारा मकान जल गया था। हमारे, मैं वर्कर कभी लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल नहीं किया, हमारे साथी हैं, तो पहले से मेरे साथ रहे हैं। अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से आए तो वी आर अ पार्ट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस नाउ। उनके घर पे आग लगी, पूरा घर डैमेज हो गया। ठीक है, मैं कल की डेट में वहां गया, हालांकि बहुत सारे बातूनी पॉलिटिशियंस वहां आए थे कि वो करेंगे ये करेंगे, किया लास्ट में किसी ने कुछ भी नहीं। अपनी तरफ से जो भी हुआ, अल्लाह ने जो भी तौफीक रखा था मैंने किया। मैंने उमर साहब से इस रिलेटेड बात की, अगर आप देखना भी चाहें, उन्होंने मुझे लिस्ट मांगा है क्या नहीं है। एसीआर को भी वहां भेजा, जितनी उनसे हेल्प हो सकी वो उन्होंने वहां पे की। मुझे भी बोला आप लिस्ट भेजें उनका, मेरे से जितना हो सकता है मैं 1-2 दिन में उनकी पूरी जो कि रिलीफ मेरे साइड से होगा मैं वो चीज करूंगा। ये मैं आपको इस चीज का बता रहा हूं कि अगर मैं साइड लाइन हुआ होता तो मुझे नहीं लगता शायद उमर साहब के साथ मैं बात करता। जहां पे आई एम हैविंग द डायरेक्ट एक्सेस टू द चीफ मिनिस्टर किसी भी रिलेटेड यहाँ पे, तो मुझे बताइए और मुझे कहाँ जाने की जरूरत है। मैंने अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया बनस्बत इस बात के मैं खुद इलेक्शन लड़ता, उसका रीजन यही था कि हमारे जो एमएलए हैं वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं। आप इस टाइम पे देख रहे हैं अक्सर जो चाहे अपोजिशन में हो चाहे हमारे भी हो, अक्सर शिकायतें हैं कि अफसरान सुनते नहीं हैं किसी भी चीज की। अब अगर मैं भी होता 2 मिनट के लिए मैं ही जीत गया होता, ठीक है, अब क्या मुझे भी यही शिकायतें करती थी मेरी अफसर नहीं सुनते? मेरा वहां पे एक प्लान इतना था कि अगर उमर साहब यहां से इलेक्शन लड़े, वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हमारे लिए एक एमएलए अगर मैं ही होता, अगर मैं 10 चीजें दे सकता था, उमर साहब एज ए चीफ मिनिस्टर 1000 चीजें दे सकते थे। क्या मेरा ये फैसला गलत था? और रही बात, ये मेरा इंडिविजुअल फैसला नहीं था, मैंने किसी के साथ धोखाबाजी नहीं की, मैंने अपनी अवाम को बुलाया, एतमाद में लिया, उनके साथ मशवरा किया। आप भी यहां पे थे, अवाम ने उस चीज को वेलकम किया। आप मुझे ये नहीं बता सकते मैंने गलत किया। आप मुझे बताइए इन 5 सालों में जो मुश्किल दौर था, गांदरबल की अवाम को आप पूछिए, मैं खड़ा रहा हूं उनके लिए, अभी भी खड़ा हूं। और जो फैसला हमने लिया वो मुश्तरका एक फैसला था कि नहीं, कल को क्या हो। अगर मुझे जावेद साहब अपनी कुर्सी की लालच होती, उमर साहब ने यहाँ बिल्कुल, आई रिमेंबर द वर्ड्स, उमर साहब ने यहाँ पे स्टेज पे बोला कि साईं मुस्तफा भी चाहता तो मुझे डिमांड रख सकता था, मुझे बोल सकता था मुझे यहां बिठाना, मैंने नहीं बोला। उन्होंने खुद बोला कि उन्होंने गांदरबल की बेहतरी के लिए मुझे बोला कि आप उसके लिए काम करें, और मैं चाहूंगा कि आप इसलिए गांदरबल आए और हम आपको सपोर्ट करें ताकि कल को गांदरबल की आवाम की जितनी हो सके आप मदद करें। अब आपने मुझे सवाल पूछा कि मुझे साइडलाइन किया गया, मुझे साइडलाइन करने का कोई मतलब बनता नहीं। और दूसरी बात, अगर कर भी देते हैं, बात आप समझे, अगर उमर साहब मेरी आवाम का वहां पे काम हो रहा है, मेरी आवाम नहीं, जो मेरे साथ इससे पूरी गांदरबल की आवाम, उसमें पीडीपी वाला भी है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला भी है, उसमें बाकी है, उसमें वो भी है जो वोट भी ना कर। अगर उमर साहब सबके साथ अच्छा कर रहे हैं, सबके साथ ये कर, अगर मैं उस बेसिस पे साइड लाइन भी होता हूं, मुझे किसी चीज का कोई गम नहीं है, मुझे अल्लाह का दिया हुआ बहुत है। मैं सियासत पे मेरा घर नहीं चल रहा है, बात आप समझ गए। लेकिन आपने सवाल पूछा, आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए, ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। देखिए चीजें अभी थोड़ा सा आपको पता है कि किस हिसाब से है, बट एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा कर रहे थे आपकी आवाम, जितने भी आपकी यूथ, मतलब क्या, किस रिलेटेड, कि किसी ओहदा होगा कोई, या फिर कहीं ना कहीं एक्सेस बहुत ज्यादा होगा। ठीक, आपको कैसे पता है मेरा एक्सेस नहीं है? नहीं, ये लोगों का सवाल है, और जो लोग पूछते हैं लाइव है इस वक्त आप, और लोगों का सवाल है। लोग बोलते रहते हैं, मैं जानता हूं कि मेरा एक्सेस कहां पे है। अब देखिए मेरी एक प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता ये मेरी प्रॉब्लम है, पहले से आपने देखा होगा मुझ में दिखावा नहीं है, मैंने कभी दिखावा नहीं किया। मैं लोगों की तरह रील्स नहीं बनाता हूं कि नहीं जी अब मैं फलाने घर पे रहता हूं, अब मेरे पास फलानी गाड़ी है, अब मैं जी फलानी चीज करता हूं, अब मैंने जी आज इतने लोगों को ज्वाइन कराया, आपने देखा होगा, अब मैंने जी वो किया, अब मेरा एक्सेस जी फलाने के साथ है, मेरा
देखिए, मेरा काम है पब्लिक को कैसे राहत मिले। बिल्कुल। मेरा काम नहीं है लोगों को दिखाना कि मेरा एक्सेस सीएम साहब के साथ है, डिप्टी सीएम के किसी के साथ भी है। मेरा काम यह है कि जब मैं कोई बात बोलता हूं, क्या उस बात की वैल्यू है या नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम में एड्रेस करता हूं, चाहे किसी भी स्टेज पे सीएम साहब हो, कोई भी हो, क्या वो एड्रेस होती है? वो जब नहीं होती तो मैं भी अपनी जगह शायद ये चीज बोलता कि नहीं, शायद ऐसी कोई बात है कि ऐसा नहीं। जब उस चीज में पूरा रिस्पांस मिल रहा है, हर किसी चीज पे उमर साहब उधर खड़े हैं, मुझे बोला गया है जिधर भी किसी को प्रॉब्लम लगे, मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूं, ये उमर साहब के वर्ड्स हैं, जिधर भी लगे, कोई भी आवाम को कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे आप डायरेक्ट बोला करें। उन्होंने ये नहीं मेंशन किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगर कोई वर्कर, उन्होंने ये नहीं मेंशन किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोटर हो। ही वॉज लाइक कि जिधर भी कोई आवाम हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, जो आपके पास आता है, जिधर आपको लगे कि उसकी हेल्प करनी चाहिए, वो मुश्किल में है, किसी भी चीज में पीछे ना रहे, मुझे डायरेक्ट बोले, मैं डायरेक्ट उसकी हेल्प करवाऊंगा। तो बात ऐसे, अब आपको कोई बोलेगा नहीं जी वहां नहीं है, यह नहीं है, तो मैं उस चीज में जरूरी नहीं समझता वहां पे कि कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या नहीं बोल रहा है। अवाम अगर उस चीज में ठीक है, अवाम का अगर काम वहां पे हो रहा है, तो शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं जी देखो जी, मैं जी 12 बजे रात को सीएम साहब के साथ बात करता हूं या फलानी मिनिस्टर के साथ बात करता हूं। शोशे न मुझ में कभी थे और ना इंशाल्लाह ताला कभी होंगे। बस इतना है कि अवाम का काम हो, पब्लिक का काम हो, बस इतनी सी मेरी अपनी एक दिल की वो है। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। साइम मुस्तफ़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। कई सारे सवालात थे जो लोग भी जानना चाहते थे और लोगों का भी ये कहना था। मैं आपको ऑन कैमरा एक चीज पूछना चाहूंगा। मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि जो आप करें पीडीपी वालों से, कि आपके दरवाजे उन लोगों के लिए क्यों इस टाइम पे खुले हैं कि जो 5 साल बीजेपी की झोलियों में घूमे और प्रोटोकॉल एंजॉय किया, और आज आप उन्हीं लोगों को वापस ले रहे हैं। इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगा आप लें कभी, अगर आपको मौका मिले, और आइंदा जब आप मुझे इंटरव्यू करने आए तो मैं जरूर आपसे ये पूछूंगा कि आपने पूछा उन लोगों से। नमाज का वक्त हो चला है, अजान का वक्त हो चला है। फिलहाल जितने भी देखने वाले हैं, अब तक ये खबर पहुंचाने की कोशिश की कि क्या स्टांस है आज साइम मुस्तफ़ा का और किस तरीके से जो है इस वक्त गांदरबल में निज़ाम चल रहा है। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के।